जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं, बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, केबीसी और यूजीसी नेट, इसके अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत कर चुके हैं। और इस सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज की यह क्लास आपकी जियोग्राफी की है। जी हाँ साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, मात्र 15 या 20 मिनट की इस क्लास में हम लोग 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है। अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। और जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं क्लास के बारे में तो आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि क्लास का पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आप जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो एक हमारा चैनल है क्यूज मास्टर बाय जीके क्लासेस, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे शाम की 6 बजे आपकी लूसेंट जीके की क्लास होती है और अभी हम लोग और नए क्लासेस लाने वाले हैं, तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास के जो भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से आपका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1 आपसे कहता है कि निम्न में से कौन एक पहाड़ी राज्य नहीं है? राज्य के सभी जिले पहाड़ी जिले हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो पहाड़ी राज्य नहीं है लेकिन वहाँ के जो जिले हैं वो पहाड़ी जिले हैं। और ऑप्शन दिया गया है आपको। ऑप्शन ए कहता है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मेघालय और ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए। तो साथियों आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो कि पहाड़ी राज्य नहीं है लेकिन वहाँ पे जो जिले हैं वो एक प्रकार के पहाड़ी जिले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है इनमें से किस राज्य में न्यूनतम वार्षिक बरसात होती है? ऑप्शन ए है असम यानी असम के बारे में कह रहा है, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी राजस्थान। तो बताइए साथियों कि ऐसा कौन सा राज्य है इनमें से जिसमें न्यूनतम वार्षिक बरसात होती है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य में न्यूनतम वार्षिक बरसात होती है। आगे बढ़ें और प्रश्न नंबर 3 की बात करें। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि केरल राज्य इनमें से किसकी अनुपस्थिति से सुस्पष्ट नजर आता है? केरल राज्य इनमें से किसकी अनुपस्थिति से सुस्पष्ट नजर आता है? ऑप्शन ए है रबड़ की अनुपस्थिति से, ऑप्शन बी है जलमार्ग की अनुपस्थिति से, ऑप्शन सी है टिम्बर की अनुपस्थिति से या ऑप्शन डी है कोयला की अनुपस्थिति से। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए। तो बात करें इस प्रश्न के सही जवाब के बारे में तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा कोयला। जी हाँ साथियों,
केरल राज्य जो है वो कोयला की अनुपस्थिति से सुस्पष्ट नजर आता है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 4 की तरफ, तो प्रश्न नंबर 4 है कि इनमें से कौन सी खनिज से भारत आत्मनिर्भर नहीं है, यानी ऐसा कौन सा खनिज है इनमें से जिसकी वजह से भारत जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है तांबा, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी है मैग्नीज और ऑप्शन डी है अभ्रक। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। देखिए आप लोग चाहें तो अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि किस साथी ने सबसे ज़्यादा जवाब दिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तांबा। तांबा जो है इस खनिज की वजह से भारत जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है, इसको आपको पता होना चाहिए। साथियों प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित करती है। ऑप्शन ए कहता है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है आपका ओजोन परत और ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो आपको बताना है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित कर देती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल। वायुमंडल की जो आयन मंडल परत होती है ये रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित कर देती है, ठीक है। तो साथियों आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। जो साथी चैनल पे नए आते हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों की संख्या है। ऑप्शन ए कहता है 10, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 67 यानी 67। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 67। बृहस्पति के जो ज्ञात उपग्रह हैं उनकी संख्या जो है वो 67 है यानी 67 है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु इनमें से किसकी खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। तो जो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु होती है वो किसकी खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कहता है दाल की खेती के लिए, ऑप्शन बी कहता है कि फल की खेती के लिए, या ऑप्शन सी है धान की खेती के लिए, या ऑप्शन डी गेहूं की खेती के लिए। तो किस फसल की खेती के लिए भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु जो है वो बेहद उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी फल की खेती के लिए। जी हाँ साथियों, सागरीय प्रकार की जो जलवायु होती है वो फल की खेती के लिए बेहद ही उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताएं जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है और ये कई एग्जाम में, जितने भी एग्जाम लगभग होते हैं सब में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो प्रश्न क्या है कि उस राज्य का नाम बताएं जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है या फिर इसे हम लोग मसालों का बगीचा कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है राजस्थान है, या ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है बिहार, या ऑप्शन डी है केरल। तो बहुत ही आसान है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। जी हाँ साथियों, केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है और ये मसालों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है 21 मार्च को, या ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी है 22 सितंबर, या ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर यानी कल का दिन। जी हाँ साथियों, कल का दिन जो होगा वो बहुत ही बड़ा दिन होगा और ये केवल दक्षिण गोलार्ध में होगा, ठीक है। तो दक्षिण गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर का। तो कल आपका बुधवार है और कल आपका 22 दिसंबर है, तो कल जो दिन होगा वो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद का संबंध वैश्विक गर्माहट की घटना के साथ नहीं है। और इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कहता है कि ओजोन अवक्षय के लिए, ऑप्शन बी है CO2 उत्सर्जन के लिए, ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस गैसें के लिए, या ऑप्शन डी है EI नीनो प्रभाव के लिए। तो आपको बताना है कि इनमें से किस पद का जो संबंध है वो वैश्विक गर्माहट की घटना के साथ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी EI नीनो प्रभाव। ये जो है ये वैश्विक गर्माहट की घटना से साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ें। देखिए क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, है ना। ज़्यादा आप लोगों की जितनी उपस्थिति रहेगी, जितना आप लोग क्लास को देखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश ढाका किसके लिए प्रसिद्ध है। बांग्लादेश जो है वहाँ की राजधानी है ढाका। आपसे पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है।
ऑप्शन ए है चाय के लिए, ऑप्शन बी है जूट के लिए, ऑप्शन सी है कपास या ऑप्शन डी सोना के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जूट के लिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका जूट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलिए प्रश्न नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है। ऑप्शन ए है लैब्राडोर, ऑप्शन बी है बेंगुएला, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट, ऑप्शन डी है क्रोशिया। तो बताइए कि इनमें से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है, क्या होगा इसका सही जवाब। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी क्रोशिया। क्रोशिया जो गर्म समुद्री जलधारा है, ठीक है, इनमें से जो आपका गर्म समुद्री जलधारा है वो है क्रोशिया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात करें अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागान कृषि का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए कहता है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है कॉफी या ऑप्शन डी है सब्जी। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागान कृषि का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कॉफी। कॉफी जो है ये एक प्रकार का बागान होता है और ये कृषि का ही एक उदाहरण है, बागान कृषि का उदाहरण। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर को, ऑप्शन बी है लाल सागर जिसे हम लोग रेड सी के नाम से भी जानते हैं, और ऑप्शन सी है बियारिंग सागर, या ऑप्शन डी है पार्शियन सागर। तो जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लाल सागर, यानी जिसे हम लोग रेड सी के नाम से जानते हैं। तो जो रेड सी है आपकी ये भूमध्य सागर को जोड़ती है, यानी स्वेज नहर जो है वो रेड सी को यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं, और प्रश्न आज का हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो झरिया कोयला क्षेत्र कोल फील्ड कहाँ है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है झारखंड में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। तो जो झरिया कोयला क्षेत्र है जिसे कोल फील्ड भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन बी झारखंड है, ऑप्शन सी उड़ीसा है, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल है। तो बताइए झरिया कोयला क्षेत्र कोल फील्ड कहाँ स्थित है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। झरिया कोयला क्षेत्र कोलफील्ड जो है ये झारखंड में स्थित है। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, और ये टोटल क्वेश्चन जो थे आपके वो 15 थे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए, इनको तैयार कीजिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और हाँ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।